Hello students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. I am Gauri Jadon, your economics educator, and today students we are going to start our most important questions. But आज का सेशन और है, उसके बाद ये वाला चैप्टर फिनिश है भाई, फिर रिवीजन आएगा बाद में, आराम से करते रहना। और आज देखो आपको अगर मैं बताऊं एनसीईआरटी सोल्यूशन से लेके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तक अगर सही माने बोलूं तो ये रिवीजन ही चलता है आपका। इसमें टेस्ट किया जाता है आपने क्या क्या सीखा अभी तक, है ना। तो आज के सेशन के बाद ये वाला चैप्टर हमारा ओवर हो जाएगा, फिर बिल्कुल हम लोग नया चैप्टर शुरू कर देंगे बिल्कुल फटाक से खटाक से, ताकि हमारा सिलेबस बिल्कुल टाइम पे भी फिनिश हो और हमारे बच्चे बहुत अच्छे से टॉप भी मारे इकोनॉमिक्स में, राइट। तो स्टूडेंट्स आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। इफ वी टॉक अबाउट सीबीएसई वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12 एंड वी आल्सो हैव हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए वेरियस क्लासेस। अगर हम बात करें उसमें क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक, वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम लोग फॉलो करते हैं लाइक एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। सो विदाउट एनी डाउट आपको जल्दी से क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, राइट। वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आपको बिल्कुल बने रहना है यहाँ पे, राइट स्टूडेंट्स। तो देखो जब हम बात करते हैं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो वो क्वेश्चंस है जो एनसीईआरटी के अलावा हैं। एनसीईआरटी भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही रहते हैं, पर मैं रिपीट नहीं करती क्वेश्चंस को, तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस अलग हैं एंड उसी के साथ एक्स्ट्रा वाले क्वेश्चंस को आप मान सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, राइट। चालू करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। इज इट पॉसिबल टू डेवलप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज एन ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड ऑप्शन, गिव रीजंस। तो जब आपको पता हम लोग नॉन फार्मिंग एरियाज़ के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें हमने पढ़ा था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, हेल्थ केयर सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर, ये सब चाहिए आती है हमारे पास। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अगर हम डेवलप करते हैं तो क्या एक ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड बन सकता है क्या? जल्दी बताइए। कैन इट बिकम अ ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड? तो वेयर आई थिंक आईटी जो है एक ग्रोइंग सेक्टर है and of course it can evolve as an alternative. So information technology has revolutionized many sectors in Indian economy. This fact is described in the following points. The role of information technology is justified by the increased availability of the government to predict areas of food insecurities and vulnerability through its use. तो देखो कहीं ना कहीं हमें पता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने गवर्नमेंट को भी काफ़ी हेल्प किया है एंड कहीं ना कहीं वो एक ऐसा हम बोल सकते हैं सेक्टर है जहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। इसलिए आपने काफ़ी देखा होगा कि काफ़ी लोग कुछ ना कुछ आईटी का कोर्स करते रहते हैं, या तो एमएस एक्सेल कर लेंगे, या तो मैं नाम बोल रही हूँ उस पर्टिकुलर कोर्स का, सीपीसीटी कुछ ऐसे करके कोई कोर्स होता है ना, कंप्यूटर कोर्स, जहाँ पे एक या तो एडवांस कंप्यूटर कोर्स हो जाता है जहाँ पे हम पूरा कंप्यूटर्स के बारे में ही सीखते हैं। आजकल हमारे पास एआई वगैरह आ गया है, तो अब बहुत ऑप्शंस हो गए इंटरनेट में, तो उसको काफ़ी लोग सीख सकते हैं और उसमें भी आपको स्किल्स को एक्वायर करके आपको डेफिनेटली बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। गवर्नमेंट को भी काफ़ी हेल्प करता है। It has also has a positive impact on the agriculture sector as it disseminates the information regarding emerging technologies and their applications price and various हम लोग weather conditions and soil conditions को predict करता है। तो IT एक ऐसा सोर्स है जिसमें आप ऐसे सेक्टर में काम कर सकते हो, गवर्नमेंट सेक्टर में जो IT से रिगार्डिंग हो, आप ऐसे सेक्टर में काम कर सकते हो बिकॉज ये कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर वगैरह को भी हेल्प करेगा। तो अगर आपको एग्रीकल्चर से भी जुड़े रहना है तो आप आईटी के पार्ट होके भी एग्रीकल्चर से जुड़े रह सकते हो। ये वाले पॉइंट को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा है, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। क्या इस बात को समझ गए सभी कि नहीं समझे? इट ऑल्सो हैज़ अ पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन रूरल एरियाज। तो बिल्कुल अभी मैंने जैसे कि आपको समझाया कि कहीं ना कहीं आईटी जो ऐसा सेक्टर है जो एम्प्लॉयमेंट भी आपको प्रोवाइड करता है, सो डेफिनेटली इट्स अ गो टू ऑप्शन। नेक्स्ट वी हैव द इनिशिएटिव ऑफ द प्राइवेट सेक्टर अलॉन्ग विद द सपोर्ट फ्रॉम government has made it possible to develop this sector as a sustainable livelihood option. तो डेफिनेटली जो प्राइवेट सेक्टर होता है या जो गवर्नमेंट सेक्टर हमारे पास है, दोनों ने ही काफ़ी इनिशिएटिव्स लेने चाहिए ताकि हम लोग आईटी को भी एक ऑप्शन बना पाए एम्प्लॉयमेंट का, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट, राइट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स देयर इज स्लिप ऑफ टंग, हम बोलना कुछ और चाहते हैं, दिमाग में कुछ और चल रहा है ना। ऐसा एग्जाम में मत करना भाई, सोच आप दूसरा आंसर रहे हो, क्योंकि जब क्या होता है ना बोर्ड एग्जामिनेशन में, जब हमारे पास कोई क्वेश्चन पेपर रहता है तो हम क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करते हैं,
तो 3-4 आंसर्स ना साथ में दिमाग में चलते रहता है। अच्छा ये वाले क्वेश्चन का मैंने ये पढ़ा था, ये वाला पेज नंबर था, इसकी क्या हेडलाइन थी, और साथ साथ में आप ये भी एक आंसर को करते चले जा रहे हो, तो वो चीज़ मत करना। कई बार क्या होता है उसकी वजह से हम लिख कुछ और रहे हैं, समझ को रह रहे हैं, तो बिल्कुल आपको अच्छे से लिखने हैं क्वेश्चन और आंसर्स, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट द रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज इन रूरल डेवलपमेंट, कि किस तरीके से मल्टीनेशनल कंपनीज एक तरीके से रूरल डेवलपमेंट में हेल्प कर सकती है। देखो गवर्नमेंट सेक्टर का तो हमने पढ़ा है, प्राइवेट सेक्टर की पढ़ा है, मल्टीनेशनल कहाँ से आ गया। अगर आपको पता हो, जब हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला पार्ट पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था कि कई बार ना मल्टीनेशनल कंपनीज डायरेक्टली फार्मर से कॉन्टैक्ट कर लेती है और उनको बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स दे देते हैं कि आप हमारे लिए ये प्रोडक्ट्स को उगाइए, हम आपको एक प्री डिटरमिन्ड प्राइस पे हम आपको कॉन्ट्रैक्ट रेडी करने के लिए, बिल्कुल लीगल कॉन्ट्रैक्ट आपको देने के लिए रेडी है। तो इस तरीके से फार्मर्स का बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या आंसर हो सकता है। So the economic reforms offered the opportunities to multinational companies to expand their functions all around the country. Many multinational companies are entering in the rural marketing. They are doing well for the sake of farmers as stated below. तो आपको पता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मल्टीनेशनल कंपनीज कई बार कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दे देते हैं फार्मर्स को डायरेक्टली, तो उनका भी जो बीच का जो इंटरमीडिएटरी कॉस्ट है वो भी कम हो जाता है, फार्मर्स का भी फायदा हो जाता है और उनका भी फायदा हो जाता है, राइट। सो दे आर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स विद द फार्मर्स, दे आर मोटिवेटिंग फार्मर्स टू ग्रो डिजायरेबल फूड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑफ द डिजायर्ड क्वांटिटी, दे आर प्रोवाइडिंग देम सीड्स एंड अदर इनपुट्स एंड दे आर ऑफरिंग देम प्री डिसाइडेड प्राइसेस। तो जैसे मैंने आपको अभी पूरा बताया था, सबसे पहले तो हम लोग फार्मर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, राइट। कॉन्ट्रैक्ट एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट रहता है ना, तो फ्रॉड वगैरह के केसेस कम होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रहते हैं, हम लोग मोटिवेट करते हैं फार्मर्स को कि जितनी क्वांटिटी में हम बोल रहे हैं, अगर मैंने बोला कि भाई मेरा बर्गर्स का बिजनेस है ना, बर्गर्स का पूरा फूड चेन है, या कोई भी और प्रोडक्ट हो सकता है, कॉफ़ी का, टी का, तो आप इसको बल्क में बनाइए, हम आपको प्री डिटरमिन्ड प्राइसेस पे, ताकि आपका नुकसान ना हो, उस प्राइसेस पे आपको सीड्स इनपुट सब प्रोवाइड करेंगे, बस आपको हमारे लिए हार्वेस्ट करना, प्रोडक्शन करना है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है किसको, फार्मर्स को, और साथ में कंपनी को भी बेनिफिट हो रहा है। आप सोच रहे कंपनी इतना क्यों कर रही है, बिकॉज उनका इंटरमीडिएटरी कॉस्ट कम हो रहा है ना। आप किसी थर्ड पर्सन से लोगों उसको कमीशन दोगे, इससे अच्छा डायरेक्टली फार्मर्स से लो, कम कमीशन में आपका काम हो जाएगा। सो दैट इज वाई उनके लिए ये बेनिफिशियल रहता है। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट, जल्दी से सभी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो जितने 4 पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, अगर आप इतना भी लिख दोगे ना डिटेल में, तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैंने आपको पूरा समझाया ही था जब आपको स्लाइड दिखाने से पहले। आई मेड यू एक्सप्लेन ऑल दीज पॉइंट्स। डन, चलो क्वेश्चन नंबर 3, एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफर्स टू द फार्मर्स एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग देयर प्रोडक्शन और प्रोड्यूस टू द मार्केट फॉर सेल। इज द स्टेटमेंट करेक्ट? अगर मैं बोल रही हूँ फार्मर्स एक तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में लेके आएंगे टू सेल द प्रोडक्ट। सेल द प्रोडक्ट कैसे हो गया? हम मार्केटिंग का मतलब होता है प्रमोशन करना। सेलिंग अलग है एंड प्रमोशन अलग है, याद रखना। जब हम लोग प्रमोशन की बात करते हैं ना, हम चाहते हैं कि लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता चले, उनको अवेयरनेस पहुंचे, हमारी रीच बढ़े। दैट्स इट प्रोडक्शन। सेलिंग इज डिफरेंट। अगर मैं बाहर मार्केट में अपने ब्रांड का होर्डिंग लगा रही हूँ, होर्डिंग का मतलब जाते हो ना, रोड से क्रॉस करते हो तो बड़े बड़े आपको होर्डिंग दिखते हैं, आप होर्डिंग लगा रहे हो, वो प्रमोशन है, वो सेलिंग नहीं है। अभी आपके पास रेवेन्यू नहीं आया, लोग ने सामान खरीदा नहीं है, आपने सिर्फ प्रमोट किया अपने गुड्स एंड सर्विसेज को। वहीं पे सेलिंग क्या होता है भाई, जैसे आपका जो कस्टमर है, आपका प्रोडक्ट कोई खरीदता है, तब वो आपका सेलिंग है। तो जब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफर्स टू द फार्मर्स एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग द प्रोड्यूस टू द मार्केट, मार्केट में आके सामान बेचना, ये आपका सेलिंग वाले पॉइंट में आएगा। प्रमोशन का मतलब रहता है जो आपने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए हैं उसको मार्केट में अवेयरनेस करना। So no, the statement is incorrect because agriculture marketing does not simply refers to the farmers' act of bringing their produce to the market for sale. It includes all those activities, processes which help them in getting the maximum price for their produce, and these processes include grading, packaging, storing, pricing, everything. तो इसलिए प्रमोशन अलग है, सेलिंग अलग है, ठीक है? समझे इस चीज़ को? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो मेरे पास आते हैं ना, बहुत ट्रिकी रहते हैं, इसमें थोड़ा ना हमें दिमाग लगाना पड़ता है।
ऐसे अपने मन से कुछ भी नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं लिख सकते। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स आपको काफ़ी रिलेटेबल लग रहे हैं, रिलेटेड लग रहे हैं, लेकिन रिलेटेड है नहीं, ठीक है। सेलिंग अलग होता है और प्रमोशन हमारा बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन ग्रीन रेवोल्यूशन एंड गोल्डन रेवोल्यूशन। ये हमने एनसीईआरटी में भी किया था, राइट। तो लेट्स सी किस किस को याद है। ग्रीन रेवोल्यूशन आप सभी को पता है, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के बारे में, किस तरीके से इरिगेशन फैसिलिटीज, बेटर पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, इन सबको यूटिलाइज करके हमने अपने प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज कर दिया था। और प्रोडक्शन लेवल जब हम लोग बात करते हैं वीट और राइस का मेनली, है ना। तो ये क्या होता है, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन हमें पता है, उसी के रिलेटेड हमारे पास जो अलाइंड एक्टिविटीज़ रहती हैं, इसमें एक आता है हमारे पास हॉर्टिकल्चर, उसके बारे में हमने बात करी है। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, इट इज़ बेसिकली द प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स, प्लांट्स, अलग अलग प्लांट्स, स्पाइसेस वगैरह, है ना, और साथ में हमारे वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सब हॉर्टिकल्चर में आते हैं। तो गोल्डन रेवोल्यूशन का मतलब क्या रहता है, जिस तरीके से हम हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करें, एंड ग्रीन रेवोल्यूशन में हम लोग कन्वेंशनल एग्रीकल्चर की बात कर रहे होते हैं। सो लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन द टू। पहला ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग हो जाएगा, द इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स एंड द इंक्रीज यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड इरिगेशन फैसिलिटीज विच लेड टू द सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द आउटपुट ऑफ सीरियल्स, बेसिकली आपका वीट एंड राइस, इज नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। तो ये चीज़ तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी दी थी। एंड सेकेंड चीज़ यहाँ पे गोल्डन रेवोल्यूशन का मतलब रहता है द रैपिड ग्रोथ इन द प्रोडक्शन ऑफ द डाइवर्स हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ट्यूबर क्रॉप्स, फ्लावर्स, मेडिक्लेनल एंड योर एरोमेटिक जो प्लांट्स रहते हैं, एस्थेटिक प्लांट्स आज के ज़माने में, स्पाइसेस एंड प्लांटेशन क्रॉप्स इज नोन एज गोल्डन रेवोल्यूशन, राइट। तो इसको मैंने अभी समझाया भी आप सभी को। जब हॉर्टिकल्चर के बारे में बात हो रही है तो वो गोल्डन रेवोल्यूशन हो जाता है, एंड ग्रीन रेवोल्यूशन में हमारे पास आता है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के बारे में। ऑल ऑफ यू प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, दोनों के बीच का डिफरेंस समझ गए ना। बस इतना पता होना चाहिए भाई गोल्डन रेवोल्यूशन किसके लिए है। अच्छा मुझे बताओ ब्लू रेवोल्यूशन किसके लिए था, फिशनरीज के लिए, ठीक है। व्हाइट रेवोल्यूशन किसके लिए था, मिल्क प्रोडक्शन के लिए। तो ऐसे कलर वाइज रेवोल्यूशन हुए, आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्या होता है, ग्रीन रेवोल्यूशन से हमने देखा कि राइस और वीट का प्रोडक्शन लेवल बहुत बढ़ गया था। वहीं पे हमने देखा कि हमारे पास जो स्पाइसेस थे, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन सब का प्रोडक्शन हमारा बहुत बढ़ गया था। एरोमेटिक जो हमारे पास प्लांट्स हैं, इनका प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया था। कैसे बढ़ गया था, बिकॉज ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन मेड इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे, हमें किसी और पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं थी फॉर राइस एंड वीट। वहीं पे जब हम लोग बात करते हैं गोल्डन रेवोल्यूशन की, तो यहाँ पे क्या बात आती है, दैट गोल्डन रेवोल्यूशन मेड इंडिया अ वर्ल्ड लीडर इन द प्रोडक्शन ऑफ मैंगोज, बनानास, कोकोनट एंड स्पाइसेस। तो कहीं ना कहीं हम इसमें वर्ल्ड लीडर बन गए थे, राइट। अभी भी हैं, मतलब थे नहीं हैं, राइट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोवाइडेड फूड सिक्योरिटी एंड रेज एग्रीकल्चर इनकम्स। तो बिल्कुल एग्रीकल्चर इनकम तो इसलिए बढ़ी बिकॉज प्रोडक्शन लेवल इतना मास स्केल पे बढ़ गया था बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ नहीं, मार्केटेबल सरप्लस हमारे पास ज़्यादा आ गया, उसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन ने काफ़ी प्रॉफिट जनरेट किया। वहीं पे जब हम लोग गोल्डन रेवोल्यूशन की बात करते हैं, गोल्डन रेवोल्यूशन प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शंस। तो हॉर्टिकल्चर बेसिकली एक ऑल्टरनेटिव हमारे पास आया है अदर देन एग्रीकल्चर, बिकॉज एग्रीकल्चर बहुत ही कन्वेंशनल है हमारे लिए कि रूरल एरियाज़ की बात करते हो तो अधिकतर लोग एग्रीकल्चर में ही डील करेंगे, लेकिन आप इन सारी चीज़ों में डील करके ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो आपको कुछ अलग सोचने की ज़रूरत है, देन अगेन यू कैन डेफिनेटली सक्सीड, है ना। सो दैट इज़ वाई नीड टू अंडरस्टैंड दिस। क्लियर, गॉट इट स्टूडेंट्स, समझ गए क्या इस बात को सभी। ये तीनों पॉइंट्स का आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है एंड बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कोई भी डाउट आए आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ कि आपको ब्लू रेवोल्यूशन एंड वाइट रेवोल्यूशन के बीच में डिफरेंस मुझे बिल्कुल लिख के बताना है, ठीक है। समझ गए सब। गोल्डन रेवोल्यूशन के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स क्योंकि डायरेक्टली हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में, है ना। सिमिलरली आपसे व्हाइट रेवोल्यूशन और ब्लू रेवोल्यूशन के बारे में पूछ सकते हैं बिकॉज हमने डेयरी का भी पढ़ा है और हमने पढ़ा है फिशनरीज का भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे सभी। स्टेट
4 प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इन रूरल इंडिया। तो जब मैं बात करती हूँ इंस्टीट्यूशनल कोर्सेज की, जैसे कि हमें पता है कि देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। एक होता है हमारे पास स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूशनल, एक मेरे पास हो जाएगा नॉन इंस्टीट्यूशनल। ठीक है, तो जैसे कि इंस्टीट्यूशनल तो अभी मैं आपको बताऊंगी, नॉन इंस्टीट्यूशनल में जैसे कि आता है मेरे पास रिलेटिव्स, मनी लेंडर्स, then we have your rich farmers, rich traders। ठीक है, रिच ट्रेडर्स के अलावा वी हैव मनी लेंडर्स, वी हैव रिलेटिव्स, वी हैव रिच ट्रेडर्स एंड देन वी हैव एजेंट्स, राइट। वहीं पे जब हम लोग आते हैं इंस्टीट्यूशनल में, वी हैव आरआरबीज, वी हैव नाबार्ड टू रेगुलेटेड, वी हैव लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, cooperative banks, we have self-help groups, we have commercial banks। क्लियर, समझे सब इस चीज को? टेक अ स्क्रीनशॉट, जल्दी जल्दी मतलब बहुत ही ज़्यादा जल्दी। ठीक है, समझ तो आ रहा है ना सबको मेरी हैंडराइटिंग? किसी को कंफ्यूजिंग तो नहीं लग रहा? भाई हम कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल अपनी हैंडराइटिंग में वर्क करने के लिए, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, कंफ्यूजन ना हो। लेकिन फिर भी कोई डाउट हो स्टूडेंट्स तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको ये क्या लिखा है मैम समझ नहीं आ रहा। तो जब ऐसे मैं लिखती हूँ ना तो मैं बोलती भी रहती हूँ कि मैंने क्या लिखा है ताकि तुम लोग को समझ आ पाए कि हम क्या लिख रहे हैं। ठीक है, चलो इसको साइड लाइन कर दो भाई फटाक से। थोड़ा इसको छोटा भी कर देते हैं अपन, है ना, ताकि भाई हमारा आंसर तो आ पाए। चलो, सो लेट्स सी 4 प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इन रूरल इंडिया की अगर हम बात करते हैं, पहला है हमारे पास द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। सो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ना कोऑपरेटिव बैंक्स, तो वैसे ही हम बात करें, ये क्या हो गया भाई, ये कहाँ से आ गया? अच्छा, इंस्टीट्यूशनल का इंस्टीट्यूशन कम हो गया। रुको भाई, ये हमने कुछ गड़बड़ कर दी है, वेट। हाँ, ठीक, इंस्टीट्यूशनल गड़बड़ कर रहा है क्या? वेट, हाँ अब आएगा ना सब साथ में। वेट, अब ठीक है ना? अब तो नहीं हो रहा ये? चलो, हाँ अब ठीक है, अब बढ़िया लग रहा है। तो पहला हमारे पास कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, जो कि हमने यहाँ पे भी लिखा है। सो इट प्रोवाइड्स एडिक्वेट क्रेडिट टू द फार्मर्स टू अ रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको यहाँ से भी एक तरीके से लोन क्रेडिट वगैरह मिल सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि किस में आता है? हमारे पास कमर्शियल बैंक्स वाले पॉइंट में आएगा, राइट। तो जब हम लोग बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, was set up in 1955 with a focus on rural credit, and the nationalization of certain banks was done in 1969, and the nationalized commercial banks through their branch expansion were directed to offer credit facilities directly to the farmers as well as indirectly through the cooperative societies। तो ये जो कमर्शियल बैंक्स वगैरह नेशनलाइज हुए थे, तो कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को भी पावर मिली थी कि भाई आप भी डायरेक्टली फार्मर से डील करके अच्छे से क्रेडिट प्रोवाइड करिए, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो इसमें 4 लिखें वही लिखो, उसके अलावा जो चीज़ें पढ़ी हैं वो भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रीजनल रूरल बैंक्स एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, जैसे कि मैंने लिखा है आरआरबीज एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक, सॉरी लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हमारे पास लिखा है, ठीक है। was set up to promote credit supplies particularly in the remote and the urban areas and the backward regions। नेक्स्ट है हमारे पास नाबार्ड। नाबार्ड आप सभी को पता है कि अपेक्स बैंक इंस्टीट्यूशन है, जो बेसिकली रूरल डेवलपमेंट, रूरल क्रेडिट के लिए काम करता है।
Clear? So it is an apex institution handling policy, planning, operations in the field of rural credit and relate economic activities. All of you take a screenshot fast. जल्दी से लेंगे इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं. चलो, क्वेश्चन नंबर 6 है जी. राइट 4 प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज इन रूरल इंडिया. अभी हमने देखा है किस में आता है, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस में आता है. तो भाई पहला तो हमारे पास क्या होगा कि आपको क्रेडिट फैसिलिटीज अच्छे से प्रोवाइड करनी है, टाइमली प्रोवाइड करनी है, थोड़े कम कॉस्ट पे प्रोवाइड करनी है, और आपको फार्मर फ्रेंडली रहना है. ऐसी पॉलिसीज बनानी है जो फार्मर के बेनिफिट के लिए हो. राइट. सो व्हाट आर द 4 प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज? पहला क्या है भाई? फर्स्ट वी हैव इज टू इंश्योर टाइमली एंड इंक्रीज फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द फार्मर्स. टाइमली मतलब टाइम पे आपको देखो, दिक्कत क्या होती है ना कि फार्मर्स लोग यहाँ आते भी हैं तो शिफ्ट की हो जाते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज पे, बिकॉज यहाँ पे फॉर्मेलिटीज वगैरह इतना ज़्यादा होती है जिसको पूरा नहीं कर पाते, उनको बहुत अर्जेंट में पैसा चाहिए रहता है. तो फिर वो क्या करते हैं, हाई इंटरेस्ट पे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से पैसा ले लेते हैं, फिर उनके साथ धोखाधड़ी हो जाती है, फ्रॉड हो जाती है, डेट ट्रैप में फंस जाते हैं. किससे फंस जाते हैं? डेट ट्रैप. ठीक है, क्लियर? सो जब हम लोग बात करते हैं डेट ट्रैप की, इसका मतलब बेसिकली ये कि कर्जे में किसी को फंसा देना. तो यहाँ पे क्या होता है, अगर टाइमली आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा और सही टाइम पे नहीं मिलेगा तो कोई मतलब नहीं है ऐसे क्रेडिट का. जब जरूरत पड़ती तब पैसा मिले तो जरूरत है, तब तो काम हो पाएगा, अदरवाइज उससे तो कोई मतलब ही नहीं है. तो इसलिए क्या रहता है, टू इंश्योर timely and increased flow of credit to the farmers. Right? Next we have to gradually eliminate the money lenders from the profile of credit agencies. तो हम ये चाहते हैं कि जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस हैं इसका कम से कम हो यूटिलाइजेशन, क्योंकि हमें पता है सिक्योर नहीं है और कहीं ना कहीं फ्रॉड वगैरह के केसेस हमारे पास आते ही हैं. तो हम चाहते हैं कि ग्रेजुअली, एकदम से तो नहीं हो पाएगा लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे ही सही मनी लेंडर्स का जो सिस्टम है उसको हमें कम करना है. नेक्स्ट क्या हमारे पास, टू स्प्रेड क्रेडिट फैसिलिटीज अक्रॉस ऑल रीजन्स ऑफ द कंट्री. हम चाहते हैं कि जो क्रेडिट फैसिलिटीज हैं, जो बैंकिंग सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं रूरल एरियाज में, वो सही मायने में रूरल एरियाज तक पहुंचे भी. राइट. एंड नेक्स्ट है हमारे पास टू प्रोवाइड एडिक्वेट क्रेडिट सपोर्ट टू एरियाज कवर्ड बाय स्पेशल प्रोग्राम्स ऑफ डेवलपमेंट. हम चाहते हैं कि भाई इनफ क्रेडिट सपोर्ट उनको मिले, जो भी उनको चीज़ें चाहिए उनके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन मिले, करेक्ट टाइम पे मिले, सही तरीके से मिले एंड सबको मिले इन्फॉर्मेशन. राइट. सो ये हमारे एक तरीके से आप बोल सकते हो एक बेसिक 4. अगर इसकी जगह और भी कोई इंस्टीट्यूशनल वाला आएगा ना तो भी आप ये 4 लिख सकते हो. ठीक है. इसके कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अलावा भी अगर हमारे पास कोई 4 या कोई और हमारे पास इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज आते हैं ना तो भी आप ये 4 पॉइंट्स लिख सकते हो, यूनिवर्सल पॉइंट्स हैं. ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट. तो ये 4 जो पॉइंट्स है ना स्टूडेंट्स हमारे पास, इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं. और भी कोई हमारे पास इंस्टीट्यूशनल वाली चीजें आएंगी ना, इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट आता है, अगर उसमें भी आपको कोई आता है नया कोई क्वेश्चन तो भी आप आंसर कर सकते हो. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, एक्सप्लेन द 4 फंक्शंस ऑफ नाबार्ड. वेरी इंपॉर्टेंट. कब आया था भाई? 1982 में आया था. क्यों आया था? किसने बुलाया नाबार्ड को? क्या आने की जरूरत थी? वाई नाबार्ड? तो जैसे कि आपको पता है नाबार्ड एक नेशनल बैंक है जो एक तरीके से हैंडल करता है एग्रीकल्चर को और रूरल डेवलपमेंट को, रूरल क्रेडिट को, डेवलपमेंट को. सो दैट इज वाई आपको पता है कि नाबार्ड एक बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूशन है एंड बहुत बड़ा सेक्टर को हैंडल करता है. बिकॉज एग्रीकल्चर सेक्टर में जब मेरे पास मैक्सिमम लोग इन्वॉल्व हो, और एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो ऐसा कोई प्रॉस्परस सेक्टर भी नहीं है, मतलब बहुत लोग ऐसे हैं जो रिच हैं लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर वेरी मार्जिनल फार्मर्स, है ना, पुअर फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स. तो ऐसे में सही टाइम पे अगर उनको क्रेडिट नहीं मिलेगा तो वो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के पास जाएंगे. और अभी हमने पढ़ा था कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि नहीं, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के पास नहीं जाने चाहिए, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के पास जाने चाहिए. राइट. तो जब मैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की बात करती हूँ, नाबार्ड है, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, आरआरबीज हैं. तो उनके क्या फंक्शंस है भाई? पहला क्या है? टू सर्व एज एन अपेक्स
funding agency for the institutions providing credit in rural areas. तो पहला रीजन क्या है कि आपको अपेक्स का मतलब क्या रहता है, सुप्रीम, द मोस्ट पावरफुल, है ना. तो इसमें हम क्या बात कर रहे हैं, बेसिकली हम चाहते हैं आप एक ऐसा एजेंसी बनो जहां पे आप बोल सकते हो आप प्रोवाइड करते हो क्रेडिट टू द रूरल बैंक्स या रूरल एरियाज. नेक्स्ट, टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स टू इम्प्रूव द क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम. तो जैसे कि आपको पता, हम अपेक्स की बात करें, मतलब एक हाईएस्ट पोजीशन होल्ड करते हो, आपके पास एक अथॉरिटी है, तो उस अथॉरिटी का सही तरीके से यूटिलाइजेशन करके आपको एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए देखना है. सो यू वांट टू इम्प्रूव द क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम ओवर है. नेक्स्ट है हमारे पास है टू कोऑर्डिनेट द रूरल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ ऑल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस एंड मेंटेन. अब जब हम बात करते हैं लाइसेंस का, इसका मतलब क्या रहता है, एक रेपोर्ट. रेपोर्ट का मतलब रहता है एक रिलेशनशिप आपको एक मेंटेन करके रखना है विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक, अदर नेशनल लेवल्स इंस्टीट्यूशन कंसर्न विद द पॉलिसी फॉर्मुलेशन, कि आप सबको एक दूसरे से कनेक्टेड रहना है. जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाओगे इंटायर बैंकिंग सिस्टम का अफेक्ट करेगा, गवर्नमेंट भी उसमें एक रोल प्ले करेगा. तो आपको पता है यहाँ पे फाइनेंशियल पॉलिसी यानी फिजिकल पॉलिसी हमारे पास एंड मॉनिटरी पॉलिसी दोनों का रोल आएगा. तो मतलब गवर्नमेंट इंडिया हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देन वी हैव नाबार्ड. तो ये सबको कनेक्टेड रहना पड़ेगा बिकॉज ये लोग क्या बनाने वाले हैं, पॉलिसीज बनाने वाले हैं, है ना. एंड नेक्स्ट क्या है हमारे पास, टू अंडरटेक मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड रीफाइनेंस बाय इट. मतलब आपने जो भी पॉलिसीज बनाई है उसको टाइम टू टाइम अपडेट करना, देखना, ये सब भी काम किसका है, नाबार्ड का ही है. ठीक है, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन निभाएगा, नाबार्ड. क्लियर. इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं. एक बार फिर से मैं बता रही हूं कि जब मैं बात कर रही हूं अप्रोप्रिएट मेजर्स लेना, क्रेडिट प्रोवाइड करना, सो नाबार्ड हैज अ वेरी ह्यूज रोल टू प्ले. क्लियर. टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट. क्लियर, समझ गए. तो नाबार्ड एक एपेक्स बॉडी है जो कब आया था, 1982 में. इसका फुल फॉर्म बता दो क्या होगा, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, फॉर R&D लिख देती हूं मैं. ठीक है, अब लीजिए इसका स्क्रीनशॉट. RD का मतलब रूरल डेवलपमेंट लिख दिया है. क्लियर. हाँ, इसको थोड़ा रिफ्रेश कर लेना. नाबार्ड है ना हमारे पास, इसका जब हम लोग फुल फॉर्म लिखते हैं तो कई बार हम इसको ऐसे लिख देते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. क्या हो जाएगा, रुको मैं लिख ही देती हूँ. ठीक है, 1982, रिमेंबर दैट. गॉट इट स्टूडेंट्स, पक्का, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को, आगे बढ़े. चलो, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास. स्टेट द पॉसिबल नॉन फार्म एरियाज ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी फॉर द रूरल पॉपुलेशन. जैसे कि आपको पता है कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, एक तो हमने पढ़ा है फार्मिंग, इसके अलावा हमने पढ़ा है अलाइंड एक्टिविटीज, एंड उसके अलावा हमने क्या पढ़ा है स्टूडेंट, जल्दी से मुझे बताएंगे. फार्मिंग है, अलाइंड एक्टिविटीज है, उसके बाद हमारे पास है नॉन फार्म. आपसे ये वाला पोर्शन पूछ रहे हैं, जल्दी से मुझे लिख के बता दो कमेंट सेक्शन पे, जल्दी. इस पे बहुत डिस्कशन हुआ है, क्योंकि बहुत डिस्कशन हुआ है इसमें. फार्मिंग आपको पता है, अभी तो हम लोग एग्रीकल्चर की बात करते हैं. अलाइंड एक्टिविटीज़ यानी जो फार्मिंग से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ रहती हैं, डायरेक्टली तो नहीं लेकिन बहुत सारा काम हम लोग करते हैं उसमें, राइट. एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हमारे पास कौन कौन सी होती हैं. नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हमारे पास स्टूडेंट्स वो होती हैं बेसिकली जहाँ पे हम डील करते हैं वेरियस अदर थिंग्स से, है ना, जो फार्मिंग से रिलेटेड नहीं होती, लेकिन जैसे कि हमने पता है कि फिशरीज हो गई, एनिमल हस्बेंड्री हो गई, ये सारी चीज़ें, राइट. टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट. फाइन.
तो जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स नॉन फार्मिंग एरियाज़ की, एक तो हमारे पास हो जाएगा जिसको हम लोग लाइफ स्टॉक फार्मिंग बोलते हैं, दैट इज योर बेसिकली एनिमल हस्बेंड्री। इसका मतलब क्या रहता है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया डिफरेंट फ्रॉम क्रॉप फार्मिंग, इट इज़ कॉल्ड लाइफ स्टॉक फार्मिंग, है ना। तो आपको पता है यहाँ पे जैसे कि वूल वगैरह की जो इंडस्ट्रीज रहती है जिसमें हम लोग रेयरिंग करते हैं, है ना, पेट्स जो हमारे पास रहते हैं, उसकी जब बात आती है दैट इज़ एनिमल हस्बेंड्री। फिशनरीज, फिशेस से रिगार्डिंग रहती है, ब्लू रेवोल्यूशन की भी हमने बात करी है कि ये भी हमें पता है कि ये तो हर विलेज में हो सकता है, लेकिन हम इसकी बात करते हैं फिशिंग की, तो फिशिंग हर जगह नहीं हो सकता, ये स्पेसिफिक लोकेशन पे ही हो सकता है। सो द फिशिंग कम्युनिटी इन इंडिया डिपेंड्स ऑलमोस्ट इक्वली ऑन इनलैंड सोर्सेज एंड मरीन सोर्सेज ऑफ फिशिंग। Inland sources include rivers, lakes, ponds and streams, while marine sources include seas and oceans. तो आपको पता है कि दोनों पे डिपेंडेंट है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको लग रहा होगा कि ओशन इतना बड़ा है यहाँ से तो ज़्यादा आता होगा, नहीं। इनलैंड जो है ना हमारे पास, वहाँ से ज़्यादा फिशिंग का हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन आता है एज कम्पेयर टू द आउटसोर्स। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। नेक्स्ट वी हैव इज हॉर्टिकल्चर। देखो हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या रहता है, हॉर्टिकल्चर के बारे में भी हमने पढ़ा भी जब हमने गोल्डन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा। बेसिकली ये जो कल्चर रहता है हॉर्टिकल्चर, ये किसके रिगार्डिंग रहता है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, लिखा है यहाँ पे फ्रूट्स वेजिटेबल्स फ्लावर्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली फूड क्रॉपिंग, फूड ग्रेन्स वाली क्रॉपिंग में नहीं है, यहाँ पे क्रॉप फार्मिंग में हम लोग नहीं है, उसके अलावा हैं, तो ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा, राइट। सो इट इज मोर लाइक डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन rather than a source of employment different from crop farming. Horticulture crops include fruits, vegetables and flowers besides several others. नेक्स्ट है हमारे पास जिसके बारे में बहुत डिटेल में हमने बात करी थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, पार्ट 1 में डिस्कस किया था हमने हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में। IT revolution is promoting Indian economy as a knowledge economy. It is expected to play an important role as an option of livelihood in rural areas. तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे सकती है, चाहे वो अर्बन एरियाज हो चाहे रूरल एरियाज हो। अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट हो आईटी में, आप सीखना चाहते हो, डेफिनेटली एक ऐसा स्किल है जो आपको बहुत वास्ट लेवल पे आगे लेके जा सकता है, राइट। सो डेफिनेटली आपको ये वाला ऑप्शन भी ट्राई करना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ फार्मिंग में ही हम लोग लगे हुए हैं, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। डन। क्वेश्चन नंबर 9, does the diversification of crop production and diversification of production activity are identical concepts? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, अलग अलग चीज बोल रहे हैं। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन हमारा क्या हो रहा है कि भाई फार्मिंग में और क्या आप कर सकते हो, और क्या क्रॉप आप उगा सकते हो। अभी राइस उगा रहे हो तो बाद में क्या वीट उगा सकते हो, है ना। तो बेसिकली क्रॉप प्रोडक्शन यानी क्रॉप की वैरायटी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, क्रॉप की वैरायटी की बात कर रहे हैं। लेकिन प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या होता है, वेरियस प्रोडक्शन सोर्सेज, क्या प्राइमरी इंडस्ट्री में हो, सेकेंडरी इंडस्ट्री में, टर्शरी इंडस्ट्री में, कौन सी प्रोडक्टिव एक्टिविटी आप कर रहे हो। सिर्फ फार्मिंग प्रोडक्टिव एक्टिविटी तो नहीं है, उसके अलावा भी तो कितनी एक्टिविटीज है, अभी हमने देखा। तो दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं है, नो बोथ आर डिफरेंट। जो टर्म्स है हमारे पास, पहला है हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्लाइज प्रोडक्शन ऑफ डाइवर्स वैरायटी ऑफ क्रॉप्स रेदर देन वन सिंगल स्पेशलाइज्ड क्रॉप। कि अगर मेरे पास एक लैंड है तो मैं सिर्फ एक क्रॉप क्यों उगाऊं भाई, मैं इसको डिवाइड करके, है ना, 4 हिस्सों में अलग अलग बना सकती हूँ। ये डिपेंड करता है कि मुझे कौन से बनाना है, या मैं इस तरीके से डिवाइड कर सकती हूँ, इस तरीके से डिवाइड कर सकती हूँ। तो टोटली मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से मैं लैंड को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके कौन सा क्रॉप उगाना चाहती हूँ। सो दैट इज वाई स्टूडेंट्स वो क्या आता है हमारे पास, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन आता है। क्लियर। तो इसमें याद रखना है कि एक सिंगल क्रॉप को बनाने की जगह हम लोग वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को बना रहे हैं। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास स्टूडेंट्स, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी implies a shift from crop farming to non farming areas, राइट। तो जब हम लोग डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, है ना, सो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ की, हम लोग देख रहे हैं कि फार्मिंग के अलावा और भी जो हमारे पास नॉन फार्मिंग एरियाज हैं हमें वहाँ पे डील करने की ज़रूरत है, राइट। जैसे कि प्रोडक्शन एक्टिविटी की हम बात करते हैं, अदर एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि अभी हमने देखा हॉर्टिकल्चर हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया। तो जब मैं प्रोडक्शन एक्टिविटी की बात करूँ, मतलब आप किस तरीके से चीज़ों को बना रहे हो, तो सिर्फ फार्मिंग में तो नहीं बनाते,
और भी तो डिफरेंट रिसोर्सेस हैं, उसमें भी तो आप बना रहे हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, तो वहाँ पे भी तो आप कर रहे हो, फिशरीज हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, वहाँ पे भी तो आप कुछ ना कुछ कमा रहे हो, मेहनत कर रहे हो। तो सिर्फ फार्मिंग तो नहीं है, तो नॉन फार्मिंग एरियाज भी हैं, तो वहाँ पे भी आप प्रोडक्शन करके पैसा कमा सकते हो। आपका जब इनकम बढ़ेगी तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी तो बढ़ेगा। क्लियर? तो हमारा मेन फोकस किस पे रहता है स्टूडेंट्स की कैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हमें इंक्रीज करना है, उसको बढ़ाना है। क्लियर? कितना हमें समझ आ रहा है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? समझ आ गया स्टूडेंट्स ये वाला पोर्शन? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, इसको एक बार मैं कंप्लीट रीड कर देती हूँ आपके लिए। फाइंडिंग सस्टेनेबल लाइवलीहुड अवे फ्रॉम क्रॉप फार्मिंग बिकम्स ऑल मोर सिग्निफिकेंट इन द व्यू ऑफ द फैक्ट दैट क्रॉप फार्मिंग सेक्टर इज ओवरबर्डन। मतलब हमें पता है भाई एग्रीकल्चर सेक्टर में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड है, तो उधर आपकी ज़रूरत इतनी है नहीं जब तक आप कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं सोच रहे हो। और आप एक रेगुलर तरीके से काम करना चाह रहे हो, दैट इज डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि इट इज ऑलरेडी वेरी ओवर क्राउडेड, और इससे बेटर है कि आप सच्ची में अपनी लाइफ को इंप्रूव करना चाहते हो, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करना चाहते हो, यू शुड लुक फॉर बेटर ऑप्शंस। उसके लिए आपको थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा और नॉन फार्मिंग एरियाज को भी एक तरीके से सर्च करना रहेगा। क्लियर? समझ गए सब इस बात को? प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट फास्ट। डन? पक्का? तो समझ गए दोनों पॉइंट्स को कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप अलग है, मतलब सिर्फ एक क्रॉप नहीं और भी मल्टीपल क्रॉपिंग आप कर रहे हो और भी डिफरेंट क्रॉप्स को आप अपने लैंड पे उगा रहे हो, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप। लेकिन जब मैं बोलती हूँ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्शन एक्टिविटी, यानी आप अलग अलग एक्टिविटीज को कर रहे हो। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे सभी। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इज द नीड ऑफ द आवर फॉर इंडियन एग्रीकल्चर। तो अभी जो मैंने टॉपिक पढ़ाया उसी के रिगार्डिंग मैं आपसे ये टॉपिक लेके आई हूँ। तो आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर सेशन में कितने इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स में लेके आई हूँ ताकि ना थोड़ी क्लैरिटी बने, कंफ्यूजन ना हो। तो जब हम बात कर रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, अभी मैंने आपको बताया इसका मतलब ये है कि सिर्फ आप एक सिंगल प्रोडक्शन में नहीं लगे रहते, आप चाहते हो कि आप डाइवर्स तरीके से प्रोडक्शन करो और भी नई नई चीज़ों को आप बनाओ। राइट? तो जब मैं बात करती हूँ डाइवर्सिफिकेशन की, मतलब वी आर नॉट डीलिंग इन वन सिंगल क्रॉप, बल्कि वी आर डीलिंग इट मल्टीपल। मल्टीपल क्रॉप सिस्टम जो रहता है हमारे पास वो हम जानते हैं। लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये नीड ऑफ एन आवर है? कि मुझे बता सकता है व्हाई वी कंसीडर दिस एज अ नीड ऑफ एन आवर? व्हाई डू वी थिंक? जल्दी से मुझे बताइए। आपका देखो जब भी कमेंट आता है, जब भी हम बोल रहे हैं डू यू थिंक, मतलब हम आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रहे हैं कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको क्या लग रहा है, आपको ऐसी चीजें क्यों समझ आ रही हैं, ये हमारा एक तरीके से सोच रहती है। राइट? सो यू हैव टू टेल मी स्टूडेंट्स, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इज द नीड ऑफ एन आवर फॉर इंडियन एग्रीकल्चर। सो लेट्स सी व्हाई इट इज अ नीड ऑफ एन आवर। देखो जब हम बात करते हैं ना इंडियन एग्रीकल्चर की, एक मेजर रीजन जब हम लोग इंडियन एग्रीकल्चर की बात करते हैं इश्यूज के बारे में, एक तो पहले क्या है, ओवर पॉपुलेशन। फिर साथ साथ में जो एक रूरल मार्केटिंग की जरूरत है वो है नहीं, सही टाइम पे क्रेडिट नहीं मिलता, पॉवर्टी, एक्सप्लॉइटेशन, lack of knowledge, lack of resources, right? So we have lack of knowledge, we have lack of resources, right? तो ये सारी प्रॉब्लम्स मुझे कहाँ देखने को मिलती हैं? एग्रीकल्चर में देखने को मिलती है। सो वी हैव ओवर पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन है। देन रूरल मार्केटिंग भी नहीं मिलती, मतलब सही तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज को प्रमोशन भी नहीं मिलता है। राइट? उसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है कि हमारे पास यहाँ पे पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा है, यानी एक्सप्लॉइटेशन भी ज़्यादा है। तो फार्मर्स के पास ना सही सोर्स ऑफ क्रेडिट है, तो बहुत सारे इश्यूज जो हैं फार्मर्स को डेली लाइफ में फेस करने पड़ते हैं। तो ऐसे में हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि जो मेरे पास ये डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन आएगा, ये एक तरीके से इंडियन एग्रीकल्चर को चेंज कर सकता है। यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन का इन सारे इश्यूज से क्या लेना है? सबसे पहले जो इश्यूज हैं आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड देन वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द आंसर। ऑल ऑफ यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, जस्ट
जल्दी से। ये सारे पॉइंट्स जो है ना, ये इससे क्वेश्चन में आपको मैं थोड़ा बैकग्राउंड समझाने के लिए लिखे हैं कि व्हाई इट इज रिलेटेड टू दिस, ठीक है। ओवर पॉपुलेशन, रूरल मार्केटिंग, क्रेडिट, पॉवर्टी, एक्सप्लॉयटेशन, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ रिसोर्सेस। ऐसे में क्रॉप प्रोडक्शन कैसे चेंज कर देगा? हाउ विल क्रॉप प्रोडक्शन हेल्प? फाइन। तो सी, क्रॉप प्रोडक्शन का अभी हमने जाना था कि भाई एक टाइप ऑफ क्रॉप की जगह आप लोग मल्टीपल क्रॉपिंग क्यों नहीं करते? आप लोग मल्टीपल क्रॉपिंग क्यों नहीं करते? तो इसका एक आंसर हमारे पास ये हो सकता है, जब भी हम लोग ये करेंगे तो इससे हमारी जो सॉइल की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी। जब हम मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं बेटर प्रोडक्शन हो सकता है, राइट। थर्ड क्या हो जाएगा मेरे पास? एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड। तो सॉइल की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, बेटर प्रोडक्शन हो रहा है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें कैसे हो पा रही हैं? अगर मैं मल्टीपल क्रॉपिंग कर रही हूँ, ठीक है। आपका बेटर प्रोडक्शन होगा तो आपको समझना है कि आपके प्रॉफिट के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा होंगे मतलब आप लोग मार्केट में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा आप लोग कॉम्पिटिटिव बन रहे हो, राइट। बहुत ज़्यादा आप लोग क्या बन रहे हो स्टूडेंट्स? कॉम्पिटिटिव बन रहे हो। क्लियर? तो सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, बेटर प्रोडक्शन होता है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड होता है, प्रॉफिट हम लोग कमाते हैं। क्लियर? सो लेट्स सी। So diversification of crop production involves a shift from single cropping style or system to multiple cropping, जो मैंने अभी आपको बताया। It involves a shift in cropping pattern from food grain to cash crops। तो देखो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि इतना क्रॉपिंग फंक्शन आपने चलो सस्टेनेबल फार्मिंग कर ली। देखो जब हम लोग बात करते हैं सब्सटेंसेंस फार्मिंग की, ये बेसिकली सेल्फ कंजम्पशन से रिलेटेड रहती है। मतलब जो फार्मर्स रहते हैं यूजली क्या प्रेफर करते हैं कि वो सामान बनाओ जो उनके सेल्फ सब्सटेंस के लिए काम आए। क्लियर? लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलती है? आपको मार्केटेबल सरप्लस के पीछे भी भगना चाहिए थोड़ा, क्योंकि मार्केटेबल सरप्लस होगा तो ही आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। हम ये कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर को आपको सिर्फ एक काम की तरह नहीं, एक बिजनेस की तरह देखो ना। आप ज़्यादा सामान बनाओगे, ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे, आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। मार्केटेबल सरप्लस को आप इंक्रीज करो। वो कैसे पॉसिबल है? जब अपनी सॉइल की क्वालिटी को इंप्रूव करोगे तो कहीं ना कहीं मल्टीपल क्रॉपिंग आपको हेल्प करेगी कि कुछ पोर्शन आपने सब्सिस्टेंट फार्मिंग के लिए किया, कुछ आपने रख दिया फास्ट क्रॉप्स या कैश क्रॉप्स के लिए, जो टाइम भी कम लेते हैं हार्वेस्ट होने में और आपके प्रोडक्शन को भी बढ़ाते हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स, जब हम लोग बात करते हैं इन इंडिया, एग्रीकल्चर इज स्टिल डोमिनेटेड बाय सब्सटेंसेस फार्मिंग एंड फार्मर्स आर गिवन प्राइम इंपॉर्टेंस टू सीरियल्स इन द क्रॉपिंग सिस्टम, जो मैंने अभी आपको समझाया, राइट। तो ये चीज हम समझ गए। सो मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम reduces the dependency of farmers on one or two crops and they are engaged in the growing variety of crops। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग क्रॉप्स को बना सकते हैं। तो इससे क्या होता है? रिस्क भी मिनिमाइज होता है, इनकम भी बढ़ती है और क्रॉप में डाइवर्सिफिकेशन भी हमारा आता है, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे हम सभी, राइट। ओके, डन। आगे बढ़ें। तो स्टूडेंट्स, यही था हमारा आज का सेशन जहाँ पे हमने देखा कि हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से थे। सो होपफुली आपको सारी चीज़ समझ आ गई होंगी। इसमें बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस भी लेके आई थी ताकि आपको एक क्लैरिटी आ जाए सब्जेक्ट को रिगार्डिंग, ये पर्टिकुलर चैप्टर के रिगार्डिंग, और आपको कहीं भी कंफ्यूजन देखने को ना मिले। आपको कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट CBSE, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12 एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम लोग कवर करते हैं, दैट इज दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो ये सारे बोर्ड्स की क्लासेस आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड यू 3 स्पेशल कोर्सेज विच इज रिलेटेड टू वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश का भी कोर्स आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। एंड स्टूडेंट्स, वी ऑल्सो प्रोवाइड ई-नोट्स एंड ई-बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड हमें यूट्यूब पर नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पर भी आपको फॉलो करना है, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड ट्विटर, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स। टिल देन, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।